नमस्कार दोस्तों, इंडियन नेशनल मूवमेंट के इस PYQ की सीरीज में मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट और पूर्ण स्वराज की घोषणा से पिछले वर्षों में विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए कुल 30 प्रश्नों को। इससे पहले मैंने आपसे डिस्कस किया है नो चेंजर, प्रो चेंजर एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्वराज पार्टी के बारे में। तो अभी तक अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो आप इस चैनल पे चले जाइए, वहां पर आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट PYQ इस नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट में इस सीरीज से जुड़े हुए सभी लेक्चर्स आपको एक क्रम से मिल जाएंगे, तो वहां जाकर के आप उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो यहां पे आपको प्रश्न दिख रहे हैं, मेरे साथ ही प्रश्नों को पढ़ते हुए, उन्हें सॉल्व करते हुए और अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में देते हुए आप आगे बढ़ेंगे, ऐसी मैं आप सबसे उम्मीद करता हूं। तो चलिए पहले प्रश्न को हम पढ़ते हैं। साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया, यह प्रश्न पूछा गया है। तो 1927 में, 1928 में, 1929 में, 1931 में। तो साइमन कमीशन भारत में आया 1928 में, लेकिन साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई नवंबर 1927 में। देखिए, जो भारत सरकार अधिनियम 1919 था, उसमें यह प्रावधान था कि 10 वर्ष बाद इस अधिनियम की जांच हेतु, यानी भारत सरकार अधिनियम 1919 की जांच हेतु एक आयोग का गठन किया जाएगा। तो इस लिहाज से हम देखें तो 1929 में एक आयोग का गठन किया जाना था, जो कि भारत सरकार अधिनियम 1919 की प्रगति की जांच करता। लेकिन विभिन्न कारणों से इस आयोग की घोषणा 2 वर्ष पूर्व यानी 1927 में ही कर दी गई। तो नवंबर 1927 में साइमन कमीशन की घोषणा की गई और फरवरी 1928 में साइमन कमीशन बंबई पहुंचा। यह 7 सदस्यीय कमीशन था, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे सर जॉन साइमन, और इस कमीशन में सभी के सभी सदस्य अंग्रेज थे, सभी के सभी सदस्य गोरे थे। यानी 7 सदस्यीय साइमन कमीशन में एक भी भारतीय नहीं था, जबकि साइमन कमीशन भारत के संवैधानिक प्रश्नों को सुलझाने के लिए आ रहा था। यानी भारतीयों के हित से जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर ढूंढने वाले आयोग में एक भी भारतीय नहीं था। भारतीयों ने इसे अपने घोर अपमान के रूप में समझा और साइमन कमीशन का उग्र विरोध किया और इसे श्वेत कमीशन कह करके बुलाया कि यह एक जो है गोरा आयोग है, श्वेत कमीशन है। और हर जगह भारत में विरोध प्रदर्शन हुए। जहां जहां साइमन कमीशन पहुंचा, वहां वहां साइमन कमीशन के सामने यह कहा गया कि साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ। तो ये पूरा मामला जो है 7 सदस्यीय आयोग था, एक भी भारतीय इसमें नहीं थे। और यही सबसे बड़ा विरोध का कारण बना कि भारतीयों के जो है हितों की बात आप कर रहे हैं और उसमें एक भी भारतीय को प्रतिनिधित्व तो नहीं, हमको क्या एकदम आप समझ क्या रहे हैं। दूसरा प्रश्न, साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ? भारतीय 1919 के अधिनियम की कार्रवाई का पुनरीक्षण कभी नहीं चाहते थे। साइमन कमीशन ने प्रांतों में द्वीप शासन की समाप्ति की संस्तुति की थी। साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। साइमन कमीशन ने देश के विभाजन का सुझाव दिया था। तो निश्चित रूप से साइमन कमीशन का विरोध इसीलिए हुआ कि साइमन कमीशन में एक भी भारतीय नहीं था। अगले प्रश्न को देखते हैं। साइमन आयोग नियुक्त किया गया था 1925 में, 1927 में, 1928 में, 1930 में। तो निश्चित रूप से साइमन आयोग नियुक्त किया गया था 1927 में। तो इसीलिए प्रश्नों को ध्यान से पढ़ने की जरूरत होती है। पहला प्रश्न क्या था? साइमन कमीशन भारत कब आया? और तीसरा प्रश्न क्या है? साइमन आयोग नियुक्त किया गया था। तो यह 1927 में नियुक्त किया गया था। अगला, 1928 में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया? क्या उद्देश्य था इसका?
तो प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए, शिक्षा में सुधार के लिए, कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए, सैनिक क्षमता में मूल्यांकन हेतु, तो निश्चित रूप से यह प्रशासनिक सुधार पर विचार करने के लिए ही साइमन कमीशन आया था। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर होगा। अगला, भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था क्यों किया था भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार? इसे भारत विभाजन हेतु बनाया गया था। इसमें लेबर पार्टी कोई प्रतिनिधि नहीं था, इसका कोई सदस्य भारतीय नहीं था, जनरल डायर इसके अध्यक्ष थे। ये वाला ऑप्शन तो गजब है, जनरल डायर इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, तो इसका कोई सदस्य भारतीय नहीं था, इसीलिए भारतीयों ने इसका विरोध किया। अगला, निम्नलिखित में से साइमन कमीशन का कौन एक सदस्य उदारवादी दल का था? तो निम्नलिखित में से कौन सा साइमन कमीशन का एक सदस्य उदारवादी दल का था? सर जॉन साइमन, मेजर एटली, स्टीफन वाल्स, विस्काउंट बर्नहम। तो सर जॉन साइमन स्वयं ही उदारवादी दल के थे, तो लिबरल पार्टी के सर जॉन साइमन स्वयं ही थे। तो ये इसका हमारा उत्तर होगा, जो कि इसके अध्यक्ष थे। किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? तो किसने यह सुझाव दिया था कि भारतीयों को इस कमीशन में रखने की कोई जरूरत नहीं है? तो लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, सर जॉन साइमन, तो लॉर्ड इरविन। इसका हमारा उत्तर है डी, लॉर्ड इरविन। अगला, नीचे दो वक्तव्य कथन ए एवं कारण आर दिए गए हैं। कथन ए, कांग्रेस ने साइमन आयोग का बहिष्कार किया था, निश्चित रूप से किया था। कारण आर, साइमन आयोग में एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। तो उपरोक्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन एक सही है? ए और आर दोनों सही हैं तथा आर सही व्याख्या है ए की, तो ए हमारा उत्तर है। बिल्कुल, ए और आर दोनों सही ही हैं कि कांग्रेस ने साइमन का आयोग का बहिष्कार किया था और साइमन आयोग में एक भी सदस्य भारतीय नहीं था, तो इसीलिए ही तो बहिष्कार किया था कांग्रेस ने। कांग्रेस ने कहा कि जो है कांग्रेस का इसके प्रत्येक स्वरूप में हम विरोध करते हैं। ठीक है, तो हमें किसी भी तरीके से साइमन कमीशन स्वीकार नहीं। अगला, निम्नलिखित कथनों में से कौन साइमन कमीशन के संबंध में सही है? कथनों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला, उसकी नियुक्ति 1919 एक्ट के क्रियान्वयन की पूछताछ के लिए की गई थी, तो निश्चित रूप से जांच के लिए। इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे, तो निश्चित रूप से। इसने संघीय प्रकार की सरकार के लिए संस्तुति की थी, तो निश्चित रूप से इसकी जब रिपोर्ट आई बाद में जो है, तो 1935 का अधिनियम जो आया, तो उसमें तो एक संघ बनाने की बात थी ही। भारतीय नेताओं ने उसका विरोध किया था, तो साइमन कमीशन के संबंध में सही है। उसकी नियुक्ति 1901 के क्रियान्वयन की पूछताछ के लिए की गई थी। उसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। इसने संघीय प्रकार की सरकार के लिए संस्तुति की थी। भारतीय नेताओं ने इसका विरोध किया था। ठीक है, तो 4, तो हमारा उत्तर होगा डी, उपरोक्त सभी, ये सभी के सभी जो है कारण थे। साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? इसने प्रांतों में दैव शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संस्तुति की थी, तो निश्चित रूप से इसने किया था, और 1935 के अधिनियम में यह हुआ भी था कि प्रांतों से दैव शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था। हमने बड़े विस्तार से ये सारी चीजें सब पढ़ी हुई हैं। अगला, इसने गृह विभाग के अधीन अंतर प्रांतीय परिषद स्थापित करने का सुझाव दिया था। यहां पर देख लीजिए, इन सब चीजों से एक लर्निंग भी मिलती है। अब चूंकि ये पूछा गया है आईएएस प्री 2010 में प्रश्न जो है, तो कभी कभी क्या होता है कि अगर आपको सटीक उत्तर पता हो तो एग्जामिनर ऐसे ऐसे जो है ऑप्शंस देते हैं जिसके बारे में ना तो आपने कभी सुना होगा ना पढ़ा होगा, लेकिन एक्चुअली में ये बी और सी डी से कोई मतलब ही नहीं है एग्जामिनर का। बस वो इतना जानना चाहता है कि आपको केवल इतना पता है कि नहीं कि साइमन कमीशन ने जो सिफारिश की थी उसमें प्रांतों में दैव शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की थी, यानी कि जो डायरकी है उसको एबालिश करिए और जो है फुल ऑटोनॉमी दीजिए जो है प्रोविंशियल काउंसिल्स को या जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को। ठीक है, तो ये आपको पता है कि नहीं, बस इतना। नहीं तो ये इसने गृह विभाग के अधिक अंतर प्रांतीय परिषद स्थापित करने का सुझाव दिया। इसने केंद्र में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया।
इसने भारतीय पुलिस सेवा इस प्रावधान के साथ सृजित करने की संस्तुति की कि ब्रिटिश भर्ती का भारतीय भर्ती की तुलना में वेतन तथा भत्ता अधिक होगा। ये सब फंसाने के लिए। इसका उत्तर है ए। इसने प्रांतों में दैव शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की स्तुति की थी और 1935 के अधिनियम में वो हुआ ही था। अगला, लाला लाजपत राय घायल हुए थे साइमन कमीशन के विरोध में हुए लाठीचार्ज में, रोलेट एक्ट के विरोध में हुए लाठीचार्ज में, भारत छोड़ो आंदोलन के समय हुए लाठीचार्ज में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के विरोध में हुए लाठीचार्ज में। तो लाला लाजपत राय शेरे हिंद या शेरे पंजाब साइमन कमीशन के विरोध में जो है लाठी चार्ज जो है इनके ऊपर किया गया और उसी में जो है इनकी मृत्यु हो गई। तो साइमन कमीशन के विरोध में पूरे देश में हड़तालें जो है आयोजित की गई थी। इसी प्रकार की एक जो है हड़ताल लाहौर में हो रही थी और वहीं उसी का नेतृत्व जो है विरोध प्रदर्शन का लाला लाजपत राय कर रहे थे और यहां पर जो है जानबूझकर स्पष्ट रूप से जो है इनके सर पर जो है लाठी मारा गया और जिससे बाद में इनकी मृत्यु हो गई। लाला जी ने उसी लाहौर में यह कहा था कि मेरे ऊपर किए गए लाठियों का एक एक प्रहार, मेरे ऊपर किए गए लाठियों का एक एक प्रहार ब्रिटिश राज के ताबूत की आखिरी कील साबित होंगे। तो निश्चित रूप से क्रांतिकारियों ने लाला लाजपत राय की इस मृत्यु को राष्ट्रीय स्वाभिमान से जोड़ करके देखा और उन्होंने इसे अपने मर्दानगी से भी जोड़ करके देखा। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हम नपुंसक नहीं हो गए और अंततः जो है वो पूरा कार्यक्रम हुआ जो हम पढ़ते हैं भारत में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के दूसरे चरण नामक लेक्चर में। अगला, पंजाब केसरी की उपाधि किसको दी गई थी? भगत सिंह, रणजीत सिंह, लाला लाजपत राय, लाला हरदयाल। तो इसका उत्तर है लाला लाजपत राय। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। अगला, अभिकथन ए। 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध आयोजित किया गया था। साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। तो उपरोक्त दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो ए और आर दोनों सत्य हैं और ए की सही व्याख्या आर करता है, क्योंकि साइमन कमीशन में एक भी भारतीय नहीं शामिल था। इसीलिए तो 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में या पूरे देश में विभिन्न नेताओं के नेतृत्व में इसका विरोध किया गया। तो यही है। अगला, नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी। तो अब हम साइमन कमीशन से आ गए नेहरू रिपोर्ट पे। तो नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी एमएल नेहरू ने, जे नेहरू ने, आरके नेहरू ने, तो बीएल नेहरू ने। तो निश्चित रूप से नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू ने तैयार की थी और इन्हीं के नाम पर इसे जो है नेहरू रिपोर्ट के नाम से भी हम जानते हैं। तो साइमन कमीशन का जब भारतीय इतना विरोध कर रहे थे तो लॉर्ड बर्कनहेट ने भारतीयों को यह चुनौती दी कि भाई जो सभी दलों को, सभी समुदायों को स्वीकार हो ऐसा संविधान भारतीय स्वयं बना ले। तो भारतीयों ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और जो है एक प्रयास के रूप में नेहरू रिपोर्ट बन करके तैयार हुई 1928 में। तो अगला, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी? राजगोपालाचारी और सरदार पटेल ने, पंडित मोतीलाल नेहरू और गोविंद बल्लभ पंत ने, सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने, जवाहरलाल नेहरू और जगजीवन राम ने। तो इसका उत्तर है सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने। हालांकि ऑफिशियल तरीके से हम कहें, कांग्रेस के हिसाब से कहें तो नेहरू रिपोर्ट में पहली बार जो है औपनिवेशिक स्वराज यानी जो है डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई थी। अगला, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के काल के संदर्भ में नेहरू रिपोर्ट में निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा की गई थी? क्या क्या अनुशंसाएं थी नेहरू रिपोर्ट में, यह पूछा जा रहा है। तो भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता, तो भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता नेहरू रिपोर्ट में नहीं मांगा गया था, भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस मांगा गया था। तो ये जो है गलत है। अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन व्यवस्था, तो निश्चित रूप से यह कहा गया कि जो सेपरेट इलेक्टोरल है, जो पृथक निर्वाचन व्यवस्था है, ये तो हम नहीं देंगे, संयुक्त निर्वाचन व्यवस्था में हम आरक्षण देंगे मुसलमानों के लिए। ठीक है।
संविधान में भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान, तो बहुत सारे मौलिक अधिकार नेहरू रिपोर्ट में लिखे गए थे। तो 2 और 3 तो है इसमें, इसकी अनुशंसाएं थी। ये जो पहला है ये भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता, ये जो है सही नहीं है, डोमिनियन स्टेटस की मांग थी। तो 2 और 3, तो 2 और 3 हमें कहां दिखता है, बी में। तो हमारा 16 का जो उत्तर होगा वो होगा बी। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के गठन से संबद्ध हैं? जवाहरलाल, सुभाष चंद्र बोस, आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण। तो ये दोनों युवा नेता जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। 1 और 2 हमारा उत्तर है, तो 1 और 2 हमारा उत्तर है सी में। ठीक है, तो अब इसे भी थोड़ा सा समझ लीजिए। नेहरू रिपोर्ट ने औपनिवेशिक स्वराज की मांग की, यानी डोमिनियन स्टेटस की मांग की, जिसका नेताजी सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ने विरोध किया और उन्होंने कहा कि अब डोमिनियन स्टेटस मांगने का समय बीत चुका है, अब हमें केवल और केवल पूर्ण स्वराज चाहिए। हमें अब केवल क्या चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए, उससे कम पर हमें कोई समझौता नहीं करना है। तो फिर गांधी जी ने समझाया कि भाई सभी लोगों ने मिल करके इसे तैयार किया है, बड़ी मुश्किल से सहमति बनी है डोमिनियन स्टेटस पर, तो इसको चलने दो 2 साल के लिए। तो फिर इन लोगों ने कहा कि नहीं 2 साल बहुत हो गया, तो ये फाइनली जो है मामला हुआ, कांग्रेस का डिसीजन ये हुआ कि 1 वर्ष के भीतर अगर ब्रिटिश सरकार हमें डोमिनियन स्टेटस प्रदान कर देती है तो ठीक है, नहीं तो इसके बाद यानी 1 वर्ष के इंतजार के बाद कांग्रेस की केवल और केवल एक मांग होगी, जिसे हम जानते हैं पूर्ण स्वराज की मांग, यानी पूर्ण स्वतंत्रता से नीचे अब कोई अब हमारी मांग नहीं होगी। अगर आपको देना है तो 1 साल के भीतर हमें डोमिनियन स्टेटस दे दीजिए। तो निश्चित रूप से अंग्रेजों ने इस पर ध्यान नहीं दिया, तो फिर पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस के। ठीक है, अगला, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नेहरू रिपोर्ट की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय था, तो नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा किया गया था और इसका विषय था भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं। तो यह उत्तर है हमारा सी। ठीक है, तो मोतीलाल नेहरू नेहरू रिपोर्ट के अध्यक्ष थे और इसका विषय जो है भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं। अगला, मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में M.A. जिन्ना ने अपना 14 सूत्री प्रस्ताव रखा? तो मार्च 1929 में मुस्लिम लीग के दिल्ली अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना 14 सूत्री प्रस्ताव रखा और इस 14 सूत्री प्रस्ताव में बहुत सारी मांगे जिन्ना ने जो है प्रस्तुत की, जो कि अतार्किक लग रही थी। तो ये टांग अड़ाने जैसा मामला था जिन्ना का, जबकि नेहरू रिपोर्ट बनाने के लिए सर्वदलीय सम्मेलन हुआ था और उस सर्वदलीय सम्मेलन ने इजाजत दी थी नेहरू रिपोर्ट को बनाने की, और कांग्रेस ये चाह रही थी कि किसी भी प्रकार से भारत के सभी गुटों को जो है नेहरू रिपोर्ट पसंद आए, लेकिन मुस्लिम लीग मोहम्मद अली जिन्ना ने उसमें टांग अड़ा दिया और फाइनली बाद में जाकर के मार्च 1929 में अपनी 14 सूत्री मांग रख दी कि इसको तो आपको मानना पड़ेगा। तो ये जो है 1929, इसका उत्तर है हमारा जो है मुस्लिम लीग दिल्ली अधिवेशन। तो सी उत्तर है। अगला, कांग्रेस दल की उग्र शाखा ने, जिसके एक प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू थे, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की। वह लीग किसके विरोध में स्थापित हुई थी? गांधी इरविन समझौता, होम रूल आंदोलन, नेहरू रिपोर्ट और मांटफोर्ड सुधार। तो इसका उत्तर है नेहरू रिपोर्ट। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने यह कहा कि अब समय नहीं है डोमिनियन स्टेटस मांगने का, अब पूर्ण स्वराज से कम पर समझौता हमें नहीं करना है। तो फिर अंततः यह सहमति बनी कि 1 वर्ष का हम समय देते हैं। तो इस 1 वर्ष के समय का प्रयोग जो है भारतवासियों को, खास करके नवयुवकों को पूर्ण स्वराज के लिए तैयार करने के लिए, उनके मन में पूर्ण स्वराज की भावना को भरने के लिए ये इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना जो है जवाहरलाल नेहरू और
नेताजी बोस के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो ये नेहरू रिपोर्ट के विरोध में एक प्रकार से। अगला, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाए? तो मजहरुल हक, मौलाना हसरत मोहानी, हकीम अजमल खान, अबुल कलाम आजाद। तो देखिए, मौलाना हसरत मोहानी ने यह कहा कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त और संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाना चाहिए। और ये इन्होंने कहा बहुत पहले 1921 के कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन में इन्होंने कहा, तो मौलाना हसरत मोहानी। अगला, 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में निम्नलिखित नेताओं में से किसने संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव रखा? अबुल कलाम आजाद, हसरत मोहानी, जवाहरलाल नेहरू, मोहनदास करमचंद गांधी। तो निश्चित रूप से बी ही इसका हमारा उत्तर है, हसरत मोहानी। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस ने कब पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया? 1929 में, 1915 में, 1942 में, 1935 में। ए बी सी डी में से उत्तर हमारा है 1929 में। कांग्रेस ने अपने दिसंबर 1929 में आयोजित लाहौर अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई, में पहली बार पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया, यानी पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया। क्योंकि वो जो समय सीमा ब्रिटिश सरकार को दी गई थी वो अब समाप्त हो गई। और जैसा कि कांग्रेस ने कहा ही था कि 1 वर्ष के भीतर अगर डोमिनियन स्टेटस देना है तो आप दीजिए, अगर 1 वर्ष के भीतर ब्रिटिश सरकार हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं देगी तो हम पूर्ण स्वराज से नीचे पर कोई बात नहीं करेंगे। तो फाइनली दिसंबर 1929 में आयोजित कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित कर दिया। अगला, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया वर्ष 1919 में, 1929 में, 1939 में, 1942 में। देखिए कितनी परीक्षाओं में यह प्रश्न रिपीट हुआ है, तो इसका उत्तर है 1929 में, बी। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? तो किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया? ए बी सी डी। 26/1/1930, तो 26/1/1930 ही हमारा इसका उत्तर है। 26 जनवरी 1930 को यह तय किया गया कि यही दिन होगा जो है वो पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता का दिवस होगा। तो प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को लोग एकत्रित होते थे, स्वतंत्रता दिवस के रूप में इस दिवस को मनाते थे और देश को स्वतंत्र कराने का प्रण लेते थे, कसम खाते थे। और इसीलिए जब भारत का संविधान लागू करने की स्थिति आई तो पहले से बन चुके संविधान को भी रोक करके 26 जनवरी 1950 को उसे लागू किया गया। क्योंकि भारत स्वतंत्र कब होगा ये भारतीयों के हाथ में नहीं था, ये तो अंग्रेजों ने बताया कि 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र होगा। लेकिन भारत का संविधान कब लागू होगा ये जो है भारतीयों के हाथ में था। और इसलिए लोगों ने यह कहा कि हमें इसी 26 जनवरी वाले दिन ही लागू करना चाहिए, क्योंकि यह 26 जनवरी का जो दिवस था वो 1947 से पहले प्रत्येक वर्ष भारतीयों के द्वारा जो है स्वतंत्रता दिवस के रूप में ही मनाया जाता था। ठीक है, तो यह हुआ कि भाई 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली और 26 जनवरी 1950 को भारत एक गणतंत्र बन गया। ठीक है, तो कोई इसी स्मृति को सहेजने के लिए ऐसा किया गया था। अगला, निम्नलिखित में से किस एक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था? तो कौन अध्यक्ष था लाहौर के अधिवेशन का? दादा भाई नौरोजी थे, जवाहरलाल नेहरू थे, लाला लाजपत राय थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। तो जवाहरलाल नेहरू इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे महात्मा गांधी की कृपा दृष्टि के कारण। तो जवाहरलाल नेहरू इसका उत्तर है बी। अगला, कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज किसके द्वारा घोषित किया गया? तो निश्चित रूप से
जो अध्यक्ष था उसी के द्वारा घोषित किया जाना था, तो जवाहरलाल नेहरू इसका हमारा उत्तर होगा, सी। अगला, 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रध्वज को किसने फहराया था? तो निश्चित रूप से जो इस अधिवेशन का अध्यक्ष था वही फहराएगा, तो इसका उत्तर है डी, जवाहरलाल नेहरू। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किस एक की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम की थी? लाहौर अधिवेशन 1929, कलकत्ता अधिवेशन 1928, लखनऊ अधिवेशन 1936, रामगढ़ अधिवेशन 1940। तो इसका उत्तर है लाहौर अधिवेशन 1929। लाहौर अधिवेशन 1929 में जवाहरलाल नेहरू पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ठीक है। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 इतिहास में इसलिए बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का एक संकल्प पारित किया। इस अधिवेशन में उग्रवादियों और उदारवादियों के बीच झगड़े को सुलझा लिया गया, ये तो बिल्कुल गलत है। इस अधिवेशन में 2 राष्ट्र की मांग के सिद्धांत को अस्वीकार करते हुए एक संकल्प पारित किया गया, ये भी गलत है। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का एक संकल्प पारित किया है। ठीक है, तो केवल एक इसमें जो है सही है, तो ए हमारा इसका उत्तर है। तो अगला, निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में किसमें कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज घोषित किया गया? अब ये देखिए, ये शहर के नाम पर पूछ लिया गया है प्रश्न, लाहौर, कराची, दिल्ली, बंबई। तो निश्चित रूप से इसका उत्तर है ए, लाहौर। ठीक है, तो इस प्रकार से साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट और पूर्ण स्वराज की घोषणा से जुड़े हुए कुल 30 प्रश्नों को हमने देखा। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा। मिलता हूं इसी तरह के अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।